सर्वे छात्र सुप्रभातम। आपको पता है कि आप क्लास सिक्स में दो बुक पढ़ाया जाता है आपको, एक रीडर, दूसरा व्याकरण। तो रीडर में आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा व्याकरण में पढ़ लेते हैं। आपके व्याकरण में सबसे पहला चैप्टर है वर्ण। अब वर्ण के बारे में थोड़ा आपको समझाते हैं। चैप्टर 1 में है वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? शब्दों का वह छोटा इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सके। पिछले क्लास में पढ़े होइएगा, जैसे उदाहरण आपको समझाते हैं। यथा अ को आप अलग अलग नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा छोटा है ही नहीं, तो इसको वर्ण कहते हैं। अब ठीक से समझ गए? शब्दों के सबसे छोटे इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सके। वर्ण दो हुए, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। पिछले क्लास में पढ़े होइएगा। अब स्वर्ण वर्ण के बारे में जो पिछले क्लास में पढ़े हैं, उसके थोड़ा सा उसमें और बढ़ा के पढ़ना है। जैसे आप पढ़े होइएगा वर्ण, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण में कौन कौन आता है? पहला हो गया हरा स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर और तीसरा हो गया प्लुत स्वर। तो हरा स्वर में आता है अ, छोटी ई, छोटी ऊ। आपको समझा रहे थे स्वर्ण वर्ण के बारे में। सीधे सीधे आप स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं क्या? स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जो बिना किसी की सहायता से बोली जाए, सीधे शब्दों में उसको स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण जो स्वर की सहायता से बोली जाए, उसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। लेकिन क्लास 6 में के हिसाब से थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे और थोड़ा सा और आगे इसमें जोड़ेंगे। हरा स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर 3 हुए, पहला हरा स्वर, दूसरा प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब हरा स्वर में देखिए कौन कौन आएगा? अ, छोटी ई, छोटी ऊ, री और री। ये हो गया आपका हरा स्वर। उसी तरह से दीर्घ स्वर में आया आ, बड़ी ई, बड़ी यू, ए, आई, ओ और अ। ये सब आ गया दीर्घ स्वर में। एक तरह से इसका परिभाषा में कैसे करेंगे? जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसको कहते हैं हरा स्वर, और जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसको कहेंगे दीर्घ स्वर। जैसे हम कहेंगे अ, जल्दी हो गया, और उसी को कहेंगे आ, तो थोड़ा टाइम लगा, तो इसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगा इसको, इसलिए इसको हरा स्वर कहेंगे। और इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगा, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहेंगे। अब आइए प्लुत स्वर। जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसको कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे किसी को बुलाने में, संबोधन करने में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कहेंगे हे राम, अत्र गच्छ, तो हे राम कहने से 3 मात्रा का समय लगा। इस तरह से हरा स्वर 3 समझ गए? पहला हरा स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब थोड़ा व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। रुको जी, अब व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहेंगे तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में बिना किसी स्वर की सहायता से बोली जाए उसको व्यंजन कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। व्यंजन 3 तरह का होता है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन किसको बोलेंगे? जिसमें कवर्ग से पवर्ग तक आता है। कवर्ग मीन्स कवर कह देने से क, ख, ग, घ, अंग, इस 5 को ही कवर्ग कहते हैं। इस तरह से कवर्ग से लेकर पवर्ग तक का बोध कराता है, उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन। इसमें आता है य, र, ल, व, इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आता है उष्ण व्यंजन। इसमें आता है तालव सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह। इस तरह से चैप्टर 1 में वर्ण आपने पढ़ लिया, और इसके बाद है उच्चारण स्थान।
अब इसी में देखिए अपने बुक में निकालिए, इसी चैप्टर 1 में है उच्चारण स्थान। अब थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। का हो गया पेज नंबर 2 और ये हो गया व्याकरण का पेज नंबर 1। ये हो गया पेज नंबर 1 और इसी में है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में देखिए, पेज नंबर 2 में देखिए है वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए यहां दिया है वर्णों के उच्चारण स्थान। लिख दें वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, अब वर्णों के उच्चारण के स्थान के बारे में थोड़ा आपको समझाते हैं। ऐसे आपके बुक में दिया है, सिर्फ देखते जाइए। पहला है स्टॉप। अब वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पहले सूत्र के द्वारा आपको समझा देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। पहले सूत्र देखिए, पहला है आकु विसर्जनीय नाम कंठा, दूसरा है ईचु ऐसा नाम तालु, तीसरा है ऋतुर्षा नाम मूर्धा, चौथा है ऋतुलसा नाम दंता, पांचवा है उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, छठा है यमगणना नाम नासिका, सातवां है एदैतो कंठ तालु, उसके बाद है ओदैतो कंठ ओष्ठौ, उसके बाद है वकारस्य दंतोष्ठम, उसके बाद है नासिका अनुस्वारक। इस तरह से आप वर्णों के उच्चारण स्थान को देख लिए। आप थोड़ा अलग करके समझाते हैं। तो पहले में बताए थे आकु विसर्जनीय नाम कंठा, इसको अलग अलग करके कैसे समझेंगे आप बुक में देखिए। अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग, ये सब का उच्चारण स्थान कंठ है। अ, आ, कवर्ग और ह, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। इसको कहते हैं आकु विसर्जनीय नाम कंठा। उसके बाद है ईचु ऐसा नाम तालु, छोटी ई, बड़ी ई, च कहने से चवर्ग, छोटी ई, बड़ी ई, चवर्ग, य तालव स, इसका उच्चारण स्थान है तालु। उसके बाद है ऋतुर्षा नाम मूर्धा, जिन वर्णों का उच्चारण मुंह से होता है उसको मूर्धा कहते हैं। जैसे इसको अलग करेंगे तो क्या कहेंगे, री, छोटी री, बड़ी री, टवर्ग, र और मूर्धन स, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। उसी तरह से है ऋतुलसा नाम दंता, इसको कैसे समझेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसको कहते हैं ऋतुलसा नाम दंता। आप इसको कैसे समझेंगे, लृ, तवर्ग और दंत स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दांत है। उसके बाद है उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, इसको कैसे समझेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठों से होता है उन्हें उपपदमानीय नाम ओष्ठौ कहते हैं। इसको अलग करेंगे तो छोटी उ, बड़ी उ, पवर्ग और उपपदमानीय ओष्ठों से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें उपपदमानीय नाम ओष्ठौ कहते हैं। उसके बाद है यमगणना नाम नासिका, इसको सीधे समझेंगे तो जैसे कवर्ग हुआ, चवर्ग हुआ, टवर्ग हुआ, ये सारे के अंतिम जो कवर्ग से लेकर पवर्ग तक का जो अंतिम वर्ण होता है उसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे आपके बुक में दिया है अंग, य, न और म, ये सब अंत में आता है। सारे वर्णों के कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं इनके। अब इसके बाद है एदैतो कंठ तालु में ए और आई का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। उसके बाद है ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ, इसको कहते हैं ओदैतो कंठ ओष्ठौ। उसी तरह से है वह का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ होता है,
इसको कहते हैं दंतोष्ठक। उसके बाद अनुनासिक अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक है, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन आंसर। इसको पढ़ाने के बाद और ध्यान से देखेंगे तो ये आपको अपने से बन जाएगा। इसको कोशिश करेंगे, ऐसे बनाए हैं लेकिन एक बार अपने से भी आप कोशिश करेंगे, देखेंगे पूरा आपको बन जाने वाला है। ठीक है, चैप्टर 1 व्याकरण में आपका समाप्त हुआ।